Hey friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. हमारे नीट 2022 के लिए बायो के क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का ये 13th चैप्टर है, 13th वीडियो है। ये वीडियो क्लास 12 के चैप्टर 13 के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारे सभी क्वेश्चंस की PDF क्या अवेलेबल हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉलोइंग ईयर इज नोन एज द पीरियड ऑफ बिग डिवाइड। ठीक है, 1921, 51, 71 या 91 में से कौन से साल को पीरियड ऑफ बिग डिवाइड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों 1921। बेसिकली हुआ क्या था कि जो सेंसस होती है, जनगणना, हम सबको पता ही है हर 10 साल से होती है। 1921 से पहले जब भी सेंसस हुआ था इंडिया में, तो सेंसस के जो रिजल्ट थे वो कभी कम कभी ज़्यादा, और 1921 से पहले तो काफ़ी कमी भी हुई थी पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन 1921 के बाद में हमेशा जब भी सेंसस हुआ है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 1901 से 1911 यानी 1901 से 1911 के बीच में पॉपुलेशन के अंदर 5.9% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ था। लेकिन 1911 से 1921, 1911 से 1921 तक 0.39% का क्या हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी कमी आई और 1921 से 1931 तक 11.1% पॉपुलेशन क्या हुई है, बढ़ी है। तो इसलिए 1921 को हमारे इंडिया की हिस्ट्री के अंदर क्या माना जाता है, इट इज़ नोन एज अ पीरियड ऑफ बिग डिवाइड या बिग गैप का पीरियड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है कि होम्योस्टेसिस के अंदर कुछ जीवों, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके अंदर आउटर एनवायरनमेंट में चाहे कोई भी चेंजेस हो, चाहे वो ठंडा हो रहा है चाहे वो गर्म हो रहा है, किसी भी तरीके के चेंजेस उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। यानी कि उनका टेम्परेचर, pH, ये सारी चीज़ें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ये जो होती है हार्ट की पल्पेशन रेट, ये क्या बनी रहती है, आपके कांस्टेंट बनी रहती है। इसी कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करना ही, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। और ये एनिमल्स जनरली क्या कहलाते हैं, होमोथर्मल। हिंदी में इनको कहा जाता है समतापी जंतु, जिनकी इंटरनल टेम्परेचर क्या बना रहता है, कांस्टेंट। तो अबाउट होम्योस्टेसिस क्या सही है, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू चेंज विद चेंज इन एनवायरनमेंट, नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज, यस, कि अगर बायोलॉजिकल सिस्टम की टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट चेंज, कि बाहर अगर टेम्परेचर ठंडा हो रहा है तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा, इट विल डू समथिंग, जैसे कि शिवरिंग करेगा। अगर बाहर गर्मी है तो ह्यूमंस में पसीना आ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी के दोनों ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम एंड नेचुरल कंट्रोल, नो। बायोटिक मटेरियल यूज्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन, बिल्कुल भी नहीं, ये तो इससे रिगार्डिंग ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंड, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली अफेक्टेड मोस्ट बाय। तो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये बात हो रही है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम की। मान लीजिए एक लेक है, ये लेक का किनारा है इधर और ये नीचे जा रही है लेक। ठीक है, तो ये जितनी एरिया पे मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे लेक में मिट्टी है, यानी कि तल है, जहाँ पे लैंड है, जो बेस होता है वाटर बॉडी का, उस बेस के पास पास का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, यानी जो बेसल एरिया होता है, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फौना है, वो एरिया क्या कहलाता है, आपका बेंथिक जोन। और बाकी का एरिया क्या कहलाता है, पैलेजोइक या पैलेजिक जोन। तो जो सबसे नीचे तले में जो बैठे हैं वो किससे इफेक्टेड होंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक्वेटिक सिस्टम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की ज़रूरत ही का है, वाटर होल्डिंग, पानी को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी। लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम की बात हो रही है। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर जो होता है वो पैलिक जोन को तो इफेक्ट करता है, पैलिक जोन पूरे को भी नहीं, पैलिक जोन का भी फोटिक जोन होता है। यहाँ पर पैलिक जोन का एक रीजन होता है जिसको कहा जाता है फोटिक जोन, जहाँ जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच पाती है उसको कहा जाता है फोटिक जोन। तो जो टर्बुलेंस, सरफेस टर्बुलेंस होती है वो ज़्यादातर सिर्फ फोटिक जोन को इफेक्ट करती है, बहुत रेयर क्वालिटी टाइम में पूरे के पूरे पैलेजिक जोन को इफेक्ट करती है।
लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किससे होगी? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है हमारी, उस वाटर बॉडी में नीचे जो भी सॉइल है, वो सॉइल कौन से टाइप के रॉक से आई है? वो कहीं ना कहीं से तो बह करके आई होगी। उस सॉइल में कितने मिनरल्स हैं, उसके पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, सॉइल में और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, सराउंडिंग क्या है, तो वो सारी चीज़ें उसकी आती है सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सॉइल में कौन से बेसिक, कौन सा रॉक, उसका पेरेंट रॉक कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनी ट्राइब्स लिविंग इन द हाई एट्रीब्यूट ऑफ हिमालयाज हैव हायर WBC काउंट स्नो। ऊपर की तरफ जाने पर, पहाड़ों की तरफ जाने पर WBC पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, WBC पे फ़र्क पड़ता है इन्फेक्शन से। ठीक है, हायर RBC काउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स, और लोअर RBC काउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। तो हम सबको पता है कि जब कोई भी मैदानी इलाकों में रहने वाला, यानी प्लेन्स में रहने वाला, जब पहली बार हायर एल्टीट्यूड पे जाता है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है, तब उन्हें हो जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि ब्लड लो ऑक्सीजन प्रेशर होने के कारण, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे कि नोजिया होना या थोड़े से इस तरीके से सिम्टम्स आने लग जाते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे वहाँ पे कुछ दिन रह लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली एक्लेमेटाइज कर लेती है। और एक्लेमेटाइजेशन के बाद में क्या कंडीशन होती है कि बॉडी, क्योंकि RBC की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, इसलिए बॉडी ज़्यादा RBC बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाती है, तो RBC काउंट उनका क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा, रैदर देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन्स में क्या होता है, छोटे एनिमल्स नहीं मिलते। जैसे हमने पोलर बियर के बारे में भी देखा है, पढ़ा है। सील्स जो होती हैं वो भी बहुत बड़े साइज़ की होती है। क्यों? ठीक है, क्यों कंडीशन होती है? दे हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम रिलेटिव टू देयर सरफेस, स्मॉलर मेटाबॉलिक रेट, लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। बेसिकली क्या होता है कि इनका जो सरफेस एरिया है एनिमल का, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो जो होता है, छोटे अगर एनिमल्स होंगे तो उनके लिए ये वॉल्यूम क्या होएगा, इसका रेशो की जो वो है वो लार्जर होगा, इनका रेशो ज़्यादा होगा, हाई होगा। लेकिन अगर एनिमल्स बड़े होते हैं तो उनके लिए सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको मैथ्स का थोड़ा सा आना चाहिए कि अगर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो ज़्यादा है, हाई है, लार्ज या क्या है, हाई है, तो उस टेंडेंसी में क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया तो कंपैरेटिवली है ज़्यादा, वॉल्यूम के कंपैरेटिवली सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हुए, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट पोलर रीजन पे जैसे थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो उस एनवायरनमेंट के ठंडे होती जितना भी सरफेस एरिया वो सारा का सारा आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो बॉडी जल्दी से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और उस बॉडी में हीट को मेंटेन करके रखने के लिए इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है, कम है। तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करके रखने के लिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो क्या होता है, ज़्यादा होता है, लार्जर होता है इन कंपेयर टू द लार्ज साइज्ड एनिमल्स। स्मॉलर द एनिमल, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो क्या होएगा, ज़्यादा। एनिमल का साइज़ बड़ा होएगा तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो क्या होएगा, कम। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दे हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। ओके फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया है, तो इसे आप करेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है। टू अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, कि जो किसी भी एरिया की वनस्पति या वेजिटेशन, इट इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड पीएच। यस, दे डिटरमाइन पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड लाइट। वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो मिनरल और लाइट का बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, यहाँ पर जो ये वर्ड आ गया ना बच्चों की, टोपोग्राफी, इसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली टोपोग्राफी क्या होता है कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें टोपोग्राफी में आ जाती हैं। तो ज्योग्राफिकल एरिया का स्ट्रक्चर और क्लाइमेट का मतलब हो गया वहाँ पे कितनी रिवर्स है, कितने माउंटेन है, कितने प्लेट्यूज हैं,
प्लेट्यूज होते हैं पठार, ठीक है, वो कितने हैं, तो इन सब से क्या डिफाइन हो जाएगी, उसकी सॉइल डिफाइन हो जाएगी, और रिवर और माउंटेन्स के कारण उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, डिफाइन हो जाता है। तो टोपोग्राफी में आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, टेम्परेचर, मिनरल कंपोजिशन, पीएच, ये सब की सब, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन, मोर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग जो आवास होते हैं या अलग अलग हैबिटेट होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे एक जगह आप टेम्परेट एरिया, यानी कि जो हिंदी में से कहा जाता है भूमध्य रेखा के आसपास मिलने वाले जो वन है, उनको देख लीजिए। एक तरफ आप देख लीजिए पोलर रीजन को, तो दोनों के फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा। तो इसके लिए बेसिक क्या है, टेम्परेचर एंड वाटर, यस ये इफेक्ट करते हैं, ओके। लाइट और सॉइल भी इफेक्ट करती है, ठीक है। ओनली टेम्परेचर नहीं इफेक्ट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली क्या होती है, इफेक्ट करती है किसी एरिया के फिजिकल और केमिकल कंडीशन को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले होम्योस्टेसिस की बात की थी। होम्योस्टेसिस के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स बेसिकली कौन से होते हैं, रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स और समटाइम्स बाय बिहेवियरल मीन्स। फिजियोलॉजिकल मीन्स का मतलब जैसे ये हो गया ह्यूमंस हो गए, मैमल्स हो गए, कि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई चेंज, ठंड लग रही है तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स हो जाना, शिवरिंग होना, हड्डियों का वाइब्रेट करना, गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग होना, इस तरीके की जो टेंडेंसी होती है वो, ठीक है। और बाय बिहेवियरल मीन्स का मतलब ये हो जाता है जैसे कि लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो, रेप्टाइल्स और पोइकिलोथर्मल, लेकिन बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि बिहेवियरल मीन्स के बर्ड्स जो होते हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं उस जगह से। तो इस तरीके से रेगुलेट कर, दोज एनिमल्स आर नोन एज रेगुलेटर्स। सही है ये ऑप्शन। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर कैपेबल ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मेंटेन करके रखना, थर्मो रेगुलेशन होता है बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बर्ड्स, मैमल्स और फ्यू वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कैपेसिटी होती है मेंटेन करके रखने की। स्वेटिंग एंड शिवरिंग, पसीना आना और ठंड लगना, इट इज़ अ मीन्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर कम होता है तो क्या होती है, शिवरिंग या कंपकंपी। लास्ट ऑप्शन है प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन। नो, प्लांट्स में, प्लांटी किंगडम के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता है उनके प्लांट के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। प्लांट्स में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 369 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मेजर बायोम्स। बड़े बड़े जो बायोम्स है जैसे कि टुंड्रा है, टेम्परेट रीजन में जो मिलने वाले बायोम्स हैं, ठीक है, कॉनिफेरस बायोम्स वगैरह हैं, पोलर रीजन में मिलने वाले बायोम्स है, आर्कटिक बायोम्स, इन बायोम के फॉर्मेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इनमें से कौन मेनली जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की इंटेंसिटी में और टेम्परेचर के ड्यूरेशन में एनुअल वेरिएशन होती है अगर, तो उससे सीजन्स बनते हैं, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, सीजन, ऋतुएं जो होती हैं वो टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। जब सीजन डिपेंड कर रहे हैं तो बायोम भी डिपेंड करेंगे। एनुअल वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर हमने अभी बात की थी, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वर्षा में वार्षिक विभिन्नता या एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन पर भी बायोम डिपेंड करेगा। टेम्परेट में अलग होती है, ट्रॉपिकल में रेन अलग होती है, रेन फॉरेस्ट में बिल्कुल ही अलग ज़्यादा होती है। एनुअल वेरिएशन इन द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल की बनावट में पूरे साल में वेरिएशन आना, वैसे सॉइल की बनावट में पूरे साल में वेरिएशंस नहीं आते हैं क्योंकि सॉइल जो है एक जगह की
एक ज्योग्राफिकल एरिया की सॉइल एक जैसी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर थार डेजर्ट है, यानी राजस्थान का जो थार डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट है, उसमें सर्दियों में तो क्ले देखने को मिल रही है, लेकिन जुलाई अगस्त तक आते आते वहाँ पे सैंड देखने को मिल रही है। वहाँ पे थ्रू आउट सालों से वहाँ पे सैंड ही है, तो सैंड सॉइल टेक्सचर चेंज भी नहीं होता है एनुअली, क्या वो कई कई सालों तक चेंज नहीं होता। तो जो गलत ऑप्शन है, जो बायोम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बायोम के लिए, तो वो अपना हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज ये थोड़ा सा इसके टेक्निकल एरर आ रही हैं, तो आगे देरी से जा रहा है ये हमारी स्लाइड्स जो है वो, ठीक है। इंटरस्पेसिफिकेशन इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरस्पेसिफिकेशन इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, बिटवीन द टू स्पीशीज, इंटर स्पीशीज। इंट्रा स्पीशीज अगर आता तो ये हो जाता एक ही स्पीशीज के अंदर, लेकिन अभी इसने क्या पूछा है, इंटर स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में। तो जो ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच की जो पॉपुलेशन होती है उनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरेक्शंस आपके क्या क्या कहलाते हैं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following adaptation do not lessen the impact of predation। प्रीडेशन या इसको हिंदी में कहा जाता है परभक्षिता, कि एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा ही खा लिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, पूरा का पूरा खा ही लिया। इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सा एक अनुकूलन या अडेप्टेशन नहीं है। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर कैमोफ्लाज्ड। यस, बिल्कुल सही है कि कुछ कीड़े और जो मेंढक होते हैं वो कैमोफ्लाज करते हैं, यानी कि जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ही अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उसी एनवायरनमेंट में छिप जाते हैं, ठीक है। गिरगिट वगैरह ये सारे के सारे ये बचने का तरीका है प्रीडेटर से, ताकि प्रीडेटर को दिखे ना। मॉथ का जो एग्जाम्पल था, हमने शायद पहले बात की थी, मॉथ का जो एग्जाम्पल था इंग्लैंड के अंदर, वाइट मॉथ और डार्क कलर के ब्लैक मॉथ, वो एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड था। सम एनिमल्स आर पॉइजनस, बिल्कुल एनिमल्स की स्किन के अंदर या एनिमल्स में खुद में प्रॉपर पॉइजन होना, ये प्रीडेटर से बचने का एक तरीका है, ठीक है। मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल ड्यू टू हैविंग सर्टेन केमिकल्स इन देयर बॉडीज। स्पेसिफिक बटरफ्लाई होते हैं जिसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है, ये भी इससे बचने का तरीका ताकि इसको कोई खाए ना। डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ फिंचेस, फिंचेस थी, डार्विन की फिंचेस याद होगी, बर्ड्स की जो अलग अलग फीडिंग हैबिट है, कि किसी को कीड़े खाने हैं, किसी को पत्तियां खानी है, किसी को सीड्स खाने हैं, तो इन हैबिट से प्रीडेटर से बचने का कोई तरीका नहीं है, ये एक अलग अडेप्टेशन है, प्रीडेटर से बचने का अडेप्टेशन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a student want to study about birth rate, death rate, sex ratio, age distribution of a population, the information is obtained from। डेफिनेटली बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंसस या जिसे कहते हैं जनगणना के जो भी डेटा आते हैं उनसे, ठीक है। नेटेलिटी टेबल होएगी आपके जन्म दर की टेबल, मोर्टेलिटी टेबल जो होगी वो होगी मृत्यु दर की टेबल, ठीक है। तो ये सारे डेटा जो होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, सेंसस से। Next question, the abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced on the island, ठीक है। abundant tortoise का जैसे ही उस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गोट्स को लेकर के आया गया, यानी बकरियों को लेकर के आया गया, तो उनके आते ही लगभग 10 से 12 साल के अंदर ही कुछ टॉर्टोइस थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर इंट्रिंसिक रेट ऑफ गोट, नो। The greater browsing efficiency of the goats, yes. Limiting resources, no. Superiority of goats, no। कि जो abundant tortoise थे वो भी जो वहाँ पे फैली हुई घास थी वो खाते थे, और बकरियाँ भी घास ही खाती हैं, लेकिन बकरियों के गोट्स के खाने की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी और वो ज़्यादा एरिया को कवर कर जाती थी रेदर देन abundant tortoise। इसीलिए वो tortoise क्या हो गए आपके थोड़े टाइम पीरियड के अंदर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। यानी कि दो स्पीशीज़ जो हैं, जो अगर एक ही जैसा रिसोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उन स्पीशीज़ में से वो दोनों स्पीशीज़ एक साथ में सर्वाइव नहीं कर सकती।
दो स्पीशीज कॉम्पिटिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज, ठीक है, दोज टू स्पीशीज कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। और ये जो रूल था, ये जो मैंने आपको बताया टू स्पीशीज का, इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी को ही एक और वर्ड्स में कह सकती हूँ कि जब सेम रिसोर्स के लिए हो रहा है तो इसके लिए भी कह सकते हैं इसी प्रिंसिपल का। अगर थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में आएगा तो टफ ये हो सकता है कि इनके बीच में कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि इनका निके जो है वो क्या होता है, बेसिकली ओवरलेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेसिक प्रोसेसेस विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मॉर्टैलिटी होता है डेथ होना, डेथ रेट, तो ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन होता है किसी हैबिटेट के अंदर बाहर से नए ऑर्गेनिजम्स का आकर के जुड़ना। नेटैलिटी होती है जन्म दर, पैदा होने की दर, और इमिग्रेशन होता है बाहर से आकर के जुड़ना। सही है ये। नेटैलिटी एंड ई माइग्रेशन होता है इस हैबिटेट में या इस जगह पर जो ऑर्गेनिज्म है उनका ये जगह छोड़ के कहीं और किसी और हैबिटेट में चला जाना। तो इससे इंक्रीज नहीं होगा, इससे पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ। एज स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो जाता है? एज स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने परसेंट एडल्ट्स हैं, कितने परसेंट यंग हैं यानी कि चिल्ड्रंस हैं, कितने परसेंट उसके अंदर एजिड पीपल है, ये जो चीज़ होती है। और एज स्ट्रक्चर आपकी ये कहलाती है बेसिकली, ठीक है। क्यों ये डिपेंड करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्यों इन्फेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करेगी? ऑप्शन देख लेते हैं। यंगर फीमेल्स हैव मोर ऑफस्प्रिंग देन डू द अदर फीमेल्स। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग या संतति किसी की भी कितनी भी हो सकती है। डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ये एकदम सही है कि अलग अलग जो एज ग्रुप है, ठीक है, या जो चाइल्ड होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और आफ्टर 50 ह्यूमंस में भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या हो जाती है? ह्यूमन फीमेल में स्पेसिफिकली 40 to 50 के बाद में कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम। तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं। द मोर इंडिविजुअल्स दैट आर इमेच्योर द स्लोअर द पॉपुलेशन विल ग्रो। नो, इट इज़ नॉट अ रीज़न। अ शॉर्टर जनरेशन टाइम रिजल्ट इन स्लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, इसीलिए एज स्ट्रक्चर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत हद तक इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड हैव गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। ऐसी पॉपुलेशन या ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक जगह हैबिटेट को छोड़ करके कहीं और जा कर के बस गए, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, ये हम देखेंगे तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है? ई माइग्रेशंस कहा जाता है, जो कि छोड़ करके एक फिक्स एरिया को छोड़ के जा चुके हैं और वहाँ से हट करके कहीं और इन्होंने क्या हो गया, जा करके क्या हो गए, बस गए हैं, वो कंडीशन को। ठीक है, बाकी भी हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। इमिग्रेशन क्या होता है? एक हैबिटेट में बाहर से इंडिविजुअल्स का आना और वहाँ पर आकर के रहने लग जाना। मॉर्टैलिटी मृत्यु दर, ठीक है। नेटैलिटी होती है जन्म दर। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पे 376 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? परसेंट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन ग्रुप एज और ग्रुप। कि एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि किस में कितने एज ग्रुप हैं, कि एक के अंदर यंग वंस कितने हैं, एडल्ट कितने हैं, और जो ओल्डर है वो कितने हैं। अगर उनको ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, पिरामिड्स नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, इनको क्या कहा जाएगा? बेसिकली एज के पिरामिड्स। आयु के क्या होता है? पिरामिड। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थॉर्न्स ऑफ अकेशिया एंड कैक्टस
आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ। अकेशिया, बबूल और कैक्टस के अंदर मिलने वाले जो कांटे होते हैं वो किसके लिए मेनली होते हैं? रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, कंपटीशन में भी इनका कोई रोल नहीं होता, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के भी नहीं है ये बेसिकली क्या काम करते हैं? इसको बचा के रखने का काम करते हैं, रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए काम में आते हैं, ताकि कोई भी प्रीडेटर्स जो है, जैसे जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो इनको ना खाएं। तो 378 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Select the incorrect statement. Overwhelming majority of animals and nearly all plants maintain a constant internal temperature. No, यहाँ पर ये चीज़ इसने गलत लिख दी कि all plants maintain constant internal temperature. किसी भी प्लांट में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए होम्योस्टेसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता, मैमल्स और बर्ड्स में होता है, ठीक है। एन ऑर्किड ग्रोइंग इज एज एन एपीफाइट, ठीक है, और इज ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। यस, कमेंसलिज्म क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म तो किस में रहेगा? बेनिफिट में रहेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? न्यूट्रल। इसे प्लस और जीरो से भी याद रख सकते हैं कि एक तो बेनिफिट में, दूसरा क्या रहेगा? न्यूट्रल। ऑर्किड का ग्रो करना कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि जब ऑर्किड एपीफाइट के तौर पे ग्रो करते हैं तो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है होस्ट प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता, होस्ट प्लांट न्यूट्रल रहता है और ऑर्किड को बेनिफिट होता है, ठीक है। इन ब्लड पैरासिटिज्म द पैरासिटिक बर्ड, ओके, इट इज़ नॉट ब्लड पैरासिटिज्म, इसको स्पेलिंग को ये सही करेंगे, इट इज़ ब्रूड पैरासिटिज्म। BROOD, brood parasitism. The parasitic bird lays its eggs in the nest of the host and lets the host incubate them. Brood parasitism क्या होता है कि यहाँ पर भी ब्रूड का शायद हिंदी नाम कुछ और है, कि जो पैरासाइट प्लांट होता है वो अपने अंडे होस्ट जो बर्ड होता है, पैरासाइट बर्ड अपने अंडे होस्ट बर्ड के घोंसले में दे देता है, होस्ट बर्ड उसे अपने अंडे समझ के उस अंडों को इंक्यूबेट करता रहता है, सेता रहता है, और बाद में कुछ टाइम तक जो यंग वन होता है उनका ध्यान भी रखता है, ठीक है। तो इस तरीके का पैरासिटिज्म कहा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें कॉमन मोस्ट एग्जाम्पल भी हमें इसका ध्यान रखना है, कुकू या कोयल जो होती है वो अपने एग्स जो होते हैं जनरली दूसरे के घोंसले में देती है, और मेनली जो उसका टारगेट होता है होस्ट वो होता है क्रो, ठीक है, क्योंकि दोनों के बच्चे एक जैसे दिखते हैं, दोनों काले काले होते हैं। कोयल जो होती है वो अपने अंडे, कुकू बर्ड जो होता है वो अपने अंडे किस में देती है? क्रो के नेस्ट के अंदर जाकर के देती है। इन अमेंसलिज्म वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनइफेक्टेड। ये कंडीशन रहती है माइनस और जीरो वाली, कि एक को तो नुकसान हो रहा है एंड अदर वन इज अनइफेक्टेड। सही है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों करेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल कहीं ध्यान रखना है, जैसे कि घास के ऊपर जानवरों का चलना, ठीक है। कैटल जो होते हैं जो चल रहे हैं वो तो रहते हैं न्यूट्रल, लेकिन जो घास का पौधा उसका क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो 379 का करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑट इकोलॉजी इज, दो टर्म्स हैं हमें ध्यान रखनी है, ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, ठीक है। ऑट इकोलॉजी क्या होती है? रिलेशनशिप ऑफ अ पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट, नो। रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप ऑफ अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, रिलेशन ऑफ बायोम टू इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। एक कोई भी इंडिविजुअल जो है एक स्पीशीज का मेंबर, उसकी अगर स्टडी की बात करते हैं, उसके एनवायरनमेंट के साथ में जो भी इंटरेक्शंस है उनकी अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो वो स्टडी किस में की जाती है? ऑट इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी क्या होती है? जो ऑप्शन नंबर ए है, एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन की अगर हम उसके एनवायरनमेंट के साथ में जो भी इंटरेक्शंस है उनकी स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? आपके सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल निके? इकोलॉजिकल निके बेसिकली क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, नो। इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन, नो, ठीक है। द फिजिकल पोजीशन और फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी, कोई भी स्पीशीज जो है जो जहाँ पर रह रही है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी बनती है, दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन जब एक साथ रहती है तो वो कम्युनिटी कहलाती है, ठीक है। वो उस कम्युनिटी में जहाँ पे रह रही है उस कम्युनिटी में उसका क्या रोल है, ठीक है, उसकी क्या पोजीशन है। पोजीशन से यहाँ पे मतलब है कि वो
इकोसिस्टम में कहाँ पर है, कि वो हर्बीवोरस है, प्रोड्यूसर है, या प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या टॉप कंज्यूमर है। यहाँ पे पोजीशन का मतलब ये नहीं कि ऊपर है नीचे है, कि वो जो फूड वेब होता है उसके अंदर वो किस पोजीशन पे है, और उसका फंक्शनल रोल यानी कि फिजियोलॉजिकली उसका क्या रोल है बेसिकली। ठीक है, तो विद इन अ कम्युनिटी यही चीज़ उसका क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल निके। और जो हमने पहले रूल पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कोई भी दो स्पीशीज़ जो है अगर उनका निके ओवरलेप हो रहा है, निके ओवरलेप का मतलब उनके फंक्शनल रोल जो है वो एक जगह पे ओवरलेप हो रहे हैं, तो वो स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ में लंबे टाइम तक को एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उनमें से कोई एक स्पीशीज़ वहाँ से हट जाएगी, उस जगह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कहीं और चली जाए, चाहे वो परमानेंटली क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इन टर्म्स को भी हम ध्यान में रखेंगे। 381 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, ठीक है, द मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट्स हैव, सीधा सीधा सा ये लाइन भी है कि एलन का जो रूल है वो क्या कहता है कि जो ठंडे एरिया में रहने वाले मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स भी छोटे होंगे, उनके लिम्स भी छोटे होंगे। ठीक है, और उनके ऊपर कोल्ड क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए ब्लबर भी प्रेजेंट होगा बॉडी। ठीक है, ये चीज़ आपके क्या कहलाती है, यही चीज़ क्या आपके एलन का क्या है, रूल है। इसके एक एग्जांपल है बहुत ही कॉमन, कैमल और लामा। कैमल जो होती है उसकी टांगें काफ़ी लंबे होती हैं, ठीक, हम सबको पता है, और डेजर्ट में रहता है। कैमल का ही एक दूर का रिलेटिव मान सकते हैं हम इसको, वो होता है लामा। लामा बिल्कुल कैमल के जैसा दिखता है लेकिन इसकी हाइट कंपैरेटिवली क्या होती है, कम, और ये हिमालयन रीजन पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्टर ईयर्स और शॉर्टर क्या होता है, लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, कौन से प्लांट जमीन तक आने वाली लाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, लियानाज एंड क्लाइंबर्स। लियानाज होती हैं कठलताएं, क्लाइंबर्स पर्वतारोही नहीं, क्लाइंबर्स होती हैं लताएं। बेल जो होती है वो, ये दोनों ही पतली पतली हैं, ये तो ट्रीज के ऊपर ग्रो करती हैं, ट्रीज के सहारे से ऊपर चढ़ती हैं, तो इनका लाइट को रोकने में कोई बड़ा रोल नहीं है। श्रब्स थोड़े से देर के लिए लाइट को रोक सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। टॉल ट्रीज डेफिनेटली, हर्ब्स भी नहीं। टॉल ट्रीज जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कैनोपी क्या होती है, एक पेड़ की जो लीव्स होती हैं, जितना उसका एरिया, जितना ग्राउंड सरफेस एरिया वो कवर कर रही है उतनी उसकी क्या कहलाती है, कैनोपी। बेसिकली एक पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाइए, उस पेड़ की जितनी जितनी छाया पड़ रही है वो छाया उसकी क्या कहलाएगी, कैनोपी। क्योंकि बड़े पेड़ों की कैनोपी ज़्यादा होती है तो उनके कारण लाइट जो होती है वो प्रॉपरली नीचे तक नहीं आ पाती है, इसीलिए कंट्रोलिंग कंडीशन जो होगी वो कंट्रोलिंग कंडीशन क्या हो जाएंगे, टॉल ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन अ पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर 1 आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कि पहले पैरामीशियम थे 50, 1 घंटे के बाद में वो कितने हो गए, 150। ग्रोथ रेट या वृद्धि दर क्या होगी, बढ़े कितने, टोटल 100 बढ़े, कितने टाइम पीरियड में बढ़े, 1 आवर में बढ़े। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ रेट विल बी 100 पर आवर। A population has more young individuals compared to the older ones. ठीक है, what would be the status of the population after some years, कि कोई population जिसमें young ones ज़्यादा है, ठीक है, और older ones कम है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, डिक्लाइन नहीं, इट वोंट डिक्लाइन, क्योंकि जितने भी यंग्स हैं वो एडल्ट में चेंज होंगे, और एडल्ट में चेंज होते ही पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि एडल्ट्स डू रिप्रोड्यूस। एडल्ट का मतलब ये है कि उस पॉपुलेशन के जो यंगर वंस हैं उनकी रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, इट विल स्टेबलाइज नहीं होगी क्योंकि एडल्ट ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े टाइम पीरियड के बाद में, तो रिप्रोडक्टिव रेट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और रिप्रोडक्टिव रेट या जन्म दर ज़्यादा होएगी तो पॉपुलेशन क्या होएगी आपके कुछ टाइम पीरियड के बाद में बढ़ेगी। इट विल फर्स्ट डिक्लाइन, नो इट वोंट डिक्लाइन। करेक्ट ऑप्शन सीधा सा यही रहेगा, क्योंकि यंग वंस ज़्यादा है तो कुछ समय के बाद में पॉपुलेशन क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 386, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन अवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। हमारे भारत के जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है उनमें
टाइगर्स की सेंसस, उनकी जनगणना के लिए क्या काम में लिया जाता है? पग मार्क्स, उनके पैरों के जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनको काम में लिया जाता है, यस। पग मार्क्स एंड फीकल पैटल, फीकल पैटल यानी कि जो उनके मल का जो वो त्याग करते हैं, उनको ऑब्वियसली दोनों को कंसिडर किया जाता है। पग मार्क्स को भी कंसिडर करते हैं और फीकल पैलेट्स को भी कंसिडर करते हैं इंडिया के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। 387 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नेसेसरीली डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट? इनमें से किस में डेंसिटी कम होगी, यानी कि डेंसिटी कम होने का मतलब पॉपुलेशन कम होना। ऑप्शंस देखते हैं। जब नेटेलिटी इज मोर देन मोर्टेलिटी, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम नहीं होगी, पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। इमिग्रेशन ज़्यादा होगा ई माइग्रेशन से। इमिग्रेशन का मतलब होता है आना, यानी कि उसके अंदर बाहर से आना। अगर कोई बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और वहाँ से वापस बाहर कम जा रहे हैं तो ई माइग्रेशन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कम नहीं होगी। मॉर्टैलिटी एंड ई माइग्रेशन, यानी कि डेथ होना, मृत्यु दर, और ई माइग्रेशन उस जगह को छोड़ करके जाना। नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन से भी इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉर्टैलिटी एंड ई माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज। हमने पहले भी थोड़ा सा आया था। अमेंसलिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होना जहाँ पे एक स्पीशीज तो आपके क्या हो रही है? प्लस में जा रही है, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज आपके क्या रहती है? वेट अ मिनट, अमेंसलिज्म इज नॉट दिस। अमेंसलिज्म इज कि एक स्पीशीज तो आपके नुकसान में होती है, हार्म्ड, और अदर स्पीशीज जो होती है वो किस में रहती है? जीरो कंडीशन में रहती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कि एक वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। सच एसोसिएशन इज नोन एज अमेंसलिज्म। लाइकेन्स आर द एसोसिएशन ऑफ, सीधा सीधा याद करने का क्वेश्चन है, बैक्टीरिया फंगस, एल्गी बैक्टीरिया, फंगस एल्गी, और फंगस एंड वायरसेस। तो लाइकेन्स जो है बेसिकली किन दो का एसोसिएशन होता है? फंगस एंड एल्गी, जिसमें से फंगस का काम होता है एल्गी को नम बनाए रखना, मॉइस्ट बनाए रखना, और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और एल्गी का काम होता है फूड बनाना, ठीक है, फूड बना करके एल्गी से फूड प्रोवाइड करवाती है। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड? ये जो चारों टर्म्स है, वैसे हमें इन चारों के नाम ध्यान में होने चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसमें जो दो स्पीशीज़ हैं, दो ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों को ही क्या होता है? नुकसान होता है। बोथ आर एडवर्सली अफेक्टेड। प्रिडेशन, प्रिडेशन में एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, ठीक है, परभक्षिता जिसको कहते हैं हिंदी में वो। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में भी यही कंडीशन होता है, एक प्लस में रहता है, एक किस में रहता है? माइनस में, यानी कि एक को नुकसान होता है, एक को फायदा। म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या कंडीशन होती है? दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है। कंपटीशन, किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, चाहे इंटर स्पेसिफिक हो या इंट्रा स्पेसिफिक हो, एक ही स्पीशीज़ के दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में या दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, दोनों को ही क्या होता है? नुकसान होता है, जिन दो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन है उन दोनों के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इसके रिगार्डिंग या नीट के रिगार्डिंग भी, तो भी आप हमें हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में